बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज बहुत खूबसूरत दिन है कनाडा में। तो समर शुरू हो चुका है, तो ज़बरदस्त सनलाइट है। तो मैंने सोचा चलो आप दोस्तों से बात हो जाए। तो सबसे पहले तो माज़रत कि कोई ऑलमोस्ट 5 माह के बाद हमारी मुलाकात हो रही है दोबारा। उसमें कुछ ज़ाती मसरूफियात आ गई थी, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स थे अर्जेंटली जिनको मीट करना बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से जो था वो आपसे बात नहीं हो सकी। तो एनीवे वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला जो था मुनक़ते हुआ था, हमारी इमिग्रेशन से रिलेटेड और स्टडी वीज़ा से रिलेटेड वीडियो से। आज की वीडियो को हमने एक नए सिलसिले में शुरू किया है, जिसमें हम आपके सवालात के जवाब देंगे। इसमें ये होगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो हम उनके आपको बराह रास्त आंसर देंगे ताकि आपकी सही तरह से रहनुमाई की जा सके। इसके अलावा पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो वो मेल बॉक्स में आ चुके हैं बहुत सारे दोस्तों के, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब को जो है वो बार बार 1 बाय 1 रिप्लाई करने से बेहतर है एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए ताकि जो है वो सबकी रहनुमाई हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल हमने शामिल किया है वो कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है, जिसमें फैसलाबाद से मोहम्मद इब्रार ने हमें पूछा है कि कनाडा का स्टडी वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इब्रार साहब, इसके लिए मैं आपको डिटेल में वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। रिफ्यूज़ल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से उन वजूहात को 1 बाय 1 डिस्कस करना तो बहुत एक लेंथी प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर रूल को डिस्कस कर लें कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो किन गाइडलाइंस के तहत जो है वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है या किस बेस पर उसके ऊपर जो है वो अपना डिसीज़न अनाउंस करता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट और कैनेडियन इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, ये दो जो मेजर कवानीन हैं, इनके रूल नंबर 216 को मद्देनज़र रखते हुए एक वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है और उस पर जो है वो आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वीज़ा की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। इस रूल के अंदर जो है वो मेन जो पॉइंट्स हैं वो 7 हैं। मैं आपको 1 बाय 1 उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद हम ईच पॉइंट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर फर्दर जो इनके सब क्लास क्या हैं या इनके अंदर जो है ये रूल किस तरह काम करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो वीज़ा ऑफिसर देखता है आपकी एप्लीकेशन को असेस करते हुए, वो यही है कि क्या जो एप्लीकेंट है या वो जो स्टूडेंट जिसने स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट की है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो है वो कनाडा को छोड़ देगा, वो कनाडा में ओवर स्टे नहीं करेगा, कनाडा में नहीं रुकेगा, कनाडा से चला जाएगा। दूसरा जो रूल है वो देखता है आपकी इंटेंशंस, एप्लीकेंट की इंटेंशंस को देखेगा कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस के अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसको हम जब फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसकी जो है वो रहनुमाई करेंगे। नंबर 3 पे वो देखता है कि क्या एप्लीकेंट ने जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है क्या वो DLI लिस्ट, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं। नंबर 4 जो है उसमें जो पॉइंट है वो क्वेबेक से रिलेटेड है, जिसमें वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को चेक करता है कि क्या स्टूडेंट की जो डेस्टिनेशन है वो प्रोविंस क्वेबेक तो नहीं है। अगर वो क्वेबेक में पढ़ने के लिए जा रहा है तो क्या उसने वहाँ से जो है ना पहले अप्रूवल ले ली है या नहीं। तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। नंबर 5 पर आपकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी को देखा जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी से क्या मुराद है, फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी से मीन किन चीज़ों को लिया जाता है। इसी तरह नंबर 6 आपकी जो इनएडमिसिबिलिटी को चेक किया जाता है। इनएडमिसिबिलिटी से क्या है, इससे क्या मतलब है, ये हम जब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको फोकस करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो आपका जो है वो डिस्कस किया जाता है प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले आपकी क्या सिचुएशंस थी, प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस आपके क्या हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये 7 पॉइंट हैं जिनके ऊपर एक वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को
जज करता है। अब हम वन बाय वन इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इनके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से वो जो पॉइंट्स हैं उनके सब क्लास या सब फैक्टर्स कौन से हैं और उसको वो किस तरह जो है वो चेक करता है जी। तो सबसे पहली पॉइंट था, हमने देखा कि वीज़ा फ़ीस ये चेक करता है कि क्या एप्लीकेंट जो है वो कनाडा में तालीम हासिल करने के बाद कनाडा को छोड़ देगा या नहीं। विल द एप्लीकेंट विल लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी। इस रूल को जो है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के तहत जो है ना उसको जज किया जाता है, यानी आप कह लें कि अंदाज़ों की बुनियाद के ऊपर या उसके जो अपनी एक उसका बैलेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर जो है वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को जज करने की कोशिश करता है। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स जो है वो उनको मॉनिटर किया जाता है। नंबर 1, एप्लीकेंट्स टाइज टू होम कंट्री। एप्लीकेंट की जिस कंट्री से वो अप्लाई कर रहा है वहाँ उसके क्या सिचुएशन, उसकी टाइज उसके साथ क्या है। टाइज से मुराद यहाँ पर क्या उस कंट्री में उसकी कोई फैमिली है, उसके सिबलिंग्स हैं, उसका कोई बिज़नेस है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, या वो जिस फैमिली से आ रहा है उस फैमिली की क्या उस कंट्री के अंदर जो है वो सिचुएशन है कि कल को ये स्टूडेंट जो है वो इस कंट्री के अंदर नहीं रुकेगा और कुछ ऐसी सिचुएशन या वट एवर द सिचुएशन विल बी ही विल लीव द कनाडा। तो ये उसकी देखी जाती हैं होम टाइज टू द होम कंट्री कि एप्लीकेंट की अपने कंट्री के साथ क्या होम टाइज है। यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली को डिस्कस करें, अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दें, आपका कोई फैमिली का जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो आप उसमें बताएंगे। इन चीज़ों को चेक किया जाता है कि क्या इसकी जो टाइज़ हैं अपने कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। दूसरी जो इसके अंदर जो फैक्टर है वो चेक किया जाता है एप्लीकेंट्स टाइज टू कनाडा। इसकी कनाडा के साथ क्या टाइज़ हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आपकी टाइज टू द होम कंट्री स्ट्रॉन्ग होंगी आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपकी टाइज टू कनाडा स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि इससे वीज़ा ऑफिसर को ये पॉइंट मिलेगा कि ये इसके कोई फैमिली या कोई ऐसा इसका रिलेशन कनाडा में, या इसकी इंटेंशन ऐसी ज़ाहिर हो रही हैं कि ये कनाडा में रुकेगा, इसकी डेस्टिनेशन कनाडा है, ये सिर्फ स्टडी का रूट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कभी भी आपको वीज़ा नहीं देगा। तीसरी इसके अंदर जो है वो आपकी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री जज की जाती है, यानी आपके मुल्क की सिचुएशन क्या है। आपका मुल्क वॉर के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको ये स्ट्रक्चर बेस्ट लगेगा अपने मुल्क का, आप कनाडा में नहीं रुकेंगे और ये आपको अट्रैक्ट करके वापस ले आएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जो पहला मेन रूल है जिसके अंदर चेक किया जाता है कि क्या एप्लीकेंट जो है वो आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी विल लीव द कनाडा, उसके अंदर 3 मेन फैक्टर्स को जज करता है। होम टाइज टू द होम कंट्री, टाइज टू द कनाडा, एंड देन सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ योर कंट्री। अब टाइज टू द होम कंट्री तो हर पर्सन की हैं, लेकिन जितना आप उसको ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे उतना गुड होगा। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे नुक्ता नज़र से कोई इतना सेंसिबल मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक एप्लीकेंट के तो कंट्रोल में नहीं होती किसी कंट्री की पॉलिटिकल या फाइनेंशियल सिचुएशन, कि वो तो खुद डिसाइड नहीं कर रहा होता। बहरहाल अगर आप देखें तो बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ जब हो जाते हैं तो उनके अंदर यही पॉइंट शामिल किया जाता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आपके कंट्री की जो सिचुएशन है वो ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि आप मुल्क छोड़ेंगे, आप यहाँ स्टे कर जाएंगे, कल को कोई और रूट साइलम वट एवर जो आप क्लेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहरहाल 3 जो मेन फैक्टर्स हैं जो पहले मेन रूल को जो है वो वेटेज देते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड मेन रूल की तरफ। तो सेकंड जो मेन रूल है वो बेसिकली चेक करता है आपकी इंटेंशंस। अब आपकी इंटेंशंस क्या हैं, वीज़ा ऑफिसर ये चेक करना चाहता है कि क्या आप कनाडा में जेन्युइनली स्टडी के लिए आ रहे हैं या जस्ट आप सिर्फ इस रूट को इस्तेमाल करते हुए एक सेफ़ पैसेज लेना चाह रहे हैं और आप इस कंट्री में लैंड होना चाह रहे हैं। उसके लिए अब मज़ीद 4 जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना वीज़ा ऑफिसर उनको इस रूल के तहत असेस करता है। इंटेंशंस, पहला तो आप वो ये चेक करता है कि क्या जो है इस कोर्स का बेनिफिट क्या होगा एप्लीकेंट को, क्या एप्लीकेंट जो है वो इसको या इसके जो है वो मतलब इसके कंट्री को इसका क्या बेनिफिट होगा।
यानी आप जो कोर्स पढ़ेंगे, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं या मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी अफोर्ड करेंगे, तो इसका जो है वो आपको या आपके होम कंट्री को इसका क्या फ़ायदा होगा। सेकेंडली, वो आपको चेक करेगा कि जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है क्या वो आपकी पास्ट स्टडी से रेलेवेंट है। यानी अगर आपने जो है वो बैचलर या आपने इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग में किया है, अब आप बिज़नेस को चूज़ कर रहे हैं, या आपने मेडिकल में किया है तो अब आप नॉन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो वो आपकी इन स्टडीज़ को, आपकी करंट स्टडी को, पास्ट स्टडी को, और जो आपने अब स्टडी चूज़ की है उसको जो है वो वेटेज देगा कि क्या ये इसकी कोई सेंस बनती है। तीसरा जो है वो आपका इसका चेक करेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसने जो है वो इसके जो मतलब आप कह लें कि इसने एक सेंसिबल डिसीज़न लिया है। सेंसिबल डिसीज़न से मुराद कि इसने जो रूट पिक किया है वो सेंसिबल है। मिसाल के तौर इसके मैं आपको यूँ समझा देता हूँ। अगर एक चाइनीज़ स्टूडेंट है और वो कनाडा की तरफ आ रहा है और वो कहे कि जी मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज कनाडा से सीखनी है, डजंट मेक सेंस, बिकॉज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ कनाडा इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनते। या फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क से किसी ने उर्दू किया है, मैं उर्दू किया है, और वो कहे जी मैंने उर्दू लिटरेचर जो है वो मैंने कनाडा से जाके स्टडी करना है, तो ये एक सेंसिबिलिटी नहीं बनती। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको मद्देनज़र रखा जाता है कि एक तो आपकी जो है ना वो इंटेंशन शो होनी चाहिए कि आपने जो स्टडी सेलेक्ट की है वो कैसी है, क्या वो आपके पास्ट कोर्स से रेलेवेंट है। फिर तीसरा जो है वो आपका और आपके कंट्री को इसका क्या बेनिफिट होगा, और यह क्या एक सेंसिबल चॉइस है, इसमें सेंस नज़र आ रही है वीज़ा ऑफिसर को कि ये राइट कैंडिडेट है एंड इट्स डेस्टिनेशन इज़ बिल्कुल जेन्युइन है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आप वीज़ा ऑफिसर को एलेबरेट करते हैं अपनी एसओपी के अंदर। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या आप पर्सनल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, जब आप वो लिखते हैं तो अभी उसके अंदर जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं। आप वन बाई वन उसको रूल बताते हैं कि भाई मैंने ये कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया, इस यूनिवर्सिटी को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये कोर्स मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये कोर्स मेरी स्टडी के साथ रेलेवेंट किस तरह है, और अगर आप स्टडी के आता तो आपने जो वर्क एक्सपीरियंस लगाया, या अगर आपकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है आपने उसको डिस्कस किया कि मैं अभी इतना कमा रहा हूँ, अगर कल को मैं ये कोर्स करके आता हूँ फ़ौरन मेरे पास एक डिग्री आ जाती है, ये क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, ये किस तरह मुझे बूस्ट देगी, मैं किस तरह जो है वो अपना जो है मेरा कैरियर डेवलप होगा, और अगर ये मेरा कैरियर डेवलप होगा तो मेरे कंट्री को किस तरह फ़ायदा होगा। तो ये जो है इसका मतलब ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से जज करता है, कितना आपने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, कितना आपने इसको डिफ़ाइन किया है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये वहाँ से इसको लिए जाएंगे। आई एम सॉरी। ओके, सो थर्ड मेन पॉइंट इज़ DLI इंस्टीट्यूट। DLI इंस्टीट्यूट्स क्या हैं? यहाँ पर कनाडा में कैनेडियन गवर्नमेंट ने तमाम इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट बना दी है और उनको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स का एक नाम दे दिया। उसके अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको आफ्टर कंप्लीशन स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वर्क, जिसको हम PSW या वर्क परमिट बोलते हैं, वो देंगे, और कुछ जो है वो नहीं देंगे। ये मेन डिफरेंस है। आपका कॉलेज क्या उन इंस्टीट्यूट्स में शामिल है या आपने कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त वो उसमें शामिल किया है, तो ये उसको देखा जाएगा। ये DLI का जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो ये DLI जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको DLI नंबर उसके ऊपर मेंशन होता है। ये जो मैंने पिछले रूम में आपको 4 पॉइंट बताए उनमें यही था कि आपका जो इंस्टीट्यूट्स है वो DLI में है, आपको जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट से है या नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 4 का जो तल्लक है वो है क्वेबेक से रिलेटेड। आपको पता है क्वेबेक अलग से एक प्रोविंस है, उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ पर आपको स्टडी के लिए, इमिग्रेशन के लिए जाने के लिए पहले सूबे की प्री अप्रूवल लेना पड़ती है। अगर आपने पहले से वो अप्रूवल ली हुई है तो फिर आप फेडरल को अप्लाई करते हैं, तो फिर इस तरह आपका एक प्रोसेस चलता है। तो एनीवे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली जो आउट ऑफ क्वेबेक ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेबेक जा रहे हैं तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसकी अप्रूवल को मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुद से अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से खुद से इंटर कनेक्शन होते हैं। अदरवाइज़ आप ख़ुद भी जो है उसकी वेबसाइट पे जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी। तो नंबर 5 पे था फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है? फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर वीज़ा ऑफिसर आपके फैक्टर चेक करता है कि आपके पास इतने फंड्स सेविंग्स की शक्ल में या करंट डिपॉजिट की शक्ल में या कंटिन्यूस इनकम की शक्ल में आपके पास हैं, जिससे आप यहाँ पर आकर अपने स्टडी एक्सपेंस को मीट कर सकें।
آپ کے پاس رہائش کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، آپ کے ڈیلی کے کھانے پینے کے لیے، یا آپ کی ٹریولنگ، مینٹیننس، ہیلتھ وٹ ایور، اس کے لیے کیا آپ کے پاس اتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں کہ آپ اس کو وہ شو کر سکیں. تو وہ زیادہ تر آپ بینک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں شو کرتے ہیں. زیادہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اپنے نام کے اوپر ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، جس سے ویزا آفس کو یہ ہو کہ اس کے اوپر اس کی فل اتھارٹی ہے، یہ خود سے فنڈز استعمال کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہے. اور دوسرا اس میں جو ہے وہ پیرنٹس کی بھی اسٹیٹمنٹ چل سکتی ہے. پھر ان کے ساتھ ایفیڈیوٹس آپ کو اٹیچ کرنا پڑتے ہیں کہ جی مجھے ان کی طرف سے الاؤ ہے، پرمیشن ہے. اسی طرح اگر کورس آپ کا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا ہے، اس کے حساب سے آپ کو کنٹینیوس انکم بھی شو کرنا پڑے گی کہ آن گوئنگ جو ہے وہ آپ کی اینول انکم کتنی ہے. اگر آپ فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو کیا آپ کی فیملی 5، 6 یا $7,000 پر منتھ جو ہے وہ اتنا آپ کی کما رہی ہے کہ جس سے وہ آپ کو سپورٹ کر سکے. تو یہ فائنینشیل کا الگ سے کلاس ہے جس کے اوپر ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے بھی مین 2 روٹس ہیں. ایک آپ کا روٹ آ جاتا ہے ایس ڈی ایس اور ایک نان ایس ڈی ایس. اگر آپ ایس ڈی ایس میں آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی 1 سال کی فل ٹیوشن فی پے کرنا پڑے گی، اور آپ کو جو ہے وہ $10,000 کا کینیڈا میں آپ کو جی آئی سی پرچیز کرنا پڑے گا، جس کو ہم گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہم بولتے ہیں. وہ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اپنے کنٹری سے بینک اکاؤنٹ سے وہ اماؤنٹ کینیڈین بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ اماؤنٹ فریز کر دیتے ہیں. جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں، تو ایوری منتھ آپ کو جو ہے 1,000 جو ہے اس کا ریلیز کر دیا جاتا ہے. سو ود ان 10 منتھ آپ جو ہے وہ اپنے فنڈس کو واپس لے سکتے ہیں اور آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے وہ پیچھے کہنے کی لاجک یہی ہے، میک شیور کرنا کہ کیا آپ جو ہے وہ ڈپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں اور آپ کا جو ہے لیونگ ایکسپینس جو ہے وہ چلتا رہے. اور اگر آپ نان ایس ڈی ایس میں آ رہے ہیں تو اس میں فنڈس تو آپ کے کنٹری میں ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر آپ کو پراپر ایویڈنس جو ہے وہ شو کرنا پڑتی ہے کہ جی میری اتنی آن گوئنگ انکم ہے، مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں ہوم کنٹری سے جو ہے وہ فنڈز ارینج کر لوں گا، پیسے منگوا لوں گا. تو یہ آ جاتی ہیں. اب ان کی گراؤنڈس پہ اگر ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں، ان کی ویلیڈیٹی چیک کی جاتی ہے، ڈاکومنٹس جینوئن ہیں، کیا آپ نے ٹیکس ریٹرنز پراپر لگائی ہیں، کیا آپ کے سورس آف انکم لیجٹیمیٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے فادر گورنمنٹ امپلائی ہیں یا پرائیویٹ فارمر ہیں یا پرائیویٹ ورکر ہیں تو آپ ان کے اس کے کس طرح پروف آف انکم، سورس آف انکم، سورس آف فنڈز آپ کس طرح اس کو ارینج کر کے دکھاتے ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ کرتے ہیں. تو یہ فیکٹر اس کیٹیگری کے اندر مد نظر کیا جاتا ہے. بہرحال یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو جنرل انفارمیشن دے رہا ہوں. تو کہ یہ ساری پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر لائبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ اگر آپ کی وائف آ رہی ہے، اسپاؤز آ رہا ہے، آپ کے کڈز آ رہے ہیں تو ان کا رہنا، ان کے ایکسپینسز وہ بھی آپ نے میٹ کرنے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے ایک پراپر ایک فائنینشیل کیپیسٹی کا آپ کہہ لیں کہ رول ہے، جس کے اندر اس کو پراپر سرکمسٹانسز کے اندر جو اسیس کیا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیژن آتا ہے. جی. تو سیکنڈ لاسٹ ہے انڈمیزیبلٹی. انڈمیزیبلٹی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، لائک آپ کا کرمنل ریکارڈ، کہ آپ کسی کنٹری میں کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. آپ کا جو کہہ لیں کہ اپنے کنٹری کے اندر کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جس کو ہم پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سے بھی کہتے ہیں، وہ کلیئر ہونا چاہیے. میڈیکل آ جاتا ہے اس میں کہ آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے، وہ ان کا پراپر پینلز ہیں، جب آپ ان سے میڈیکل کرواتے ہیں وہاں کلیئر ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہیں کی، آپ کسی ایسی جو ہے وہ ریلیجیس یا پولیٹیکل یا کوئی ایسی جس کو ہم کہتے ہیں ٹیررسٹ ٹائپ کسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تو نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کینیڈا میں داخل ہونے سے روکا جا سکے. یا آپ نے ماضی میں اگر آپ اس کنٹری میں رہ کے گئے ہیں کوئی ایسا کرائم تو نہیں کیا ہوا، یا کسی اور کنٹری سے جو ہے وہ آپ رہ کے وہاں تو آپ نے کوئی ایسا کرائم نہیں کیا ہوا، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں. لاسٹ ہے آپ کا جو پری ایگزسٹنگ سرکمسٹانس. پری ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، جس کے اندر آپ کی چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کنٹری سے ڈپورٹ تو نہیں ہیں، ریموو تو نہیں ہیں، آپ کو کسی کنٹری کے اندر ٹریول بین تو نہیں ہے، یا کوئی فائنینشیل فراڈ تو نہیں کیا ہوا آپ نے. فائنینشیل فراڈ سے مراد ہو سکتا ہے پہلے کینیڈا میں رہ کے گئے ہوں، یہاں پر آپ نے کسی کے ساتھ کسی انسٹیٹیوشن سے کریڈٹ کارڈ کے فنڈز لیے، واپس نہیں کیے، اب دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں، یا آپ نے یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی کسی کمپنی کے ساتھ، کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ، کسی موڈ وٹ ایور از، آپ کی وہ جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے.
تو یہ کچھ پری ایگزسٹنگ سچویشنز ہیں جن کو جو پرووائڈیڈ ڈاکومنٹس کے تحت ان کو ویزا فیسر جو وہ اسیس کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی مین 7 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ویزا فیسر جو آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیزن لیتا ہے کہ کیا آپ کو اسٹڈی ویزا دیا جائے یا نہیں. ایم شور کہ ان 7 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا خدا نخواستہ ویزا ریفیوز ہوا ہے تو کن گراؤنڈس پہ ہوا ہے, اور اگر آپ جو ہے وہ اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان پوائنٹس کو کس طرح میٹ کرنا ہے. اور اگر پھر بھی اگر آپ کو کچھ اور کمنٹس ہیں یا آپ کو مزید گائیڈ لائن چاہیے تو یہ کمنٹ باکس میں نیچے اپنا ای میل ایڈریس دے رہا ہوں, آپ مجھے اس کے اوپر اپنے کویشچن بھیج سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو آن ٹائم رپلائی کرنے کی. اور ٹھیک ہے جی, امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا نالج فریش ہوا ہوگا. اینی وے, دعا میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.